नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। झारखंड में छात्रों का आंदोलन तेज, 20 अगस्त को सीएम आवास घेरने का ऐलान। राष्ट्रगान विवाद पर संदीप दीक्षित ने अमित मालवीय को भेजा कानूनी नोटिस। नलसार विवाद में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीसीआई चेयरमैन ने मांगी माफी। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी समेत बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बताने पर ट्रंप को ईरानी नेता ने दी खुली चेतावनी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज हो चुका है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने रविवार को सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुतले जलाने का ऐलान किया। साथ ही 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा भी की गई है। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल और 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग उठाई है। शनिवार को रांची में छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो 14 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें यात्रा में शामिल होने से रोका। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सोरेन ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में सुधार का भरोसा दिया है। छात्रों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। छात्र आंदोलन में 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र ने क्या कहा, सुनिए। आज भूख हड़ताल का 23वां दिन है, धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। स्थिति बहुत ही गंभीर है, बुखार भी आ रही। सरकार को कोई चिंता नहीं। बुखार कल आया, यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रगान को लेकर हुई तकनीकी गड़बड़ी का अब कानूनी विवाद बन चुकी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने तकनीकी गड़बड़ी को जानबूझकर राष्ट्रगान के अपमान के रूप में पेश किया। नोटिस के मुताबिक राष्ट्रगान खत्म होने के बाद नेता आगे बढ़े, लेकिन ऑडियो सिस्टम में खराबी के कारण रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड बाद दोबारा चल गई। ऑपरेटर ने तुरंत इसे बंद कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना को राहुल गांधी से जोड़कर गलत तरीके से पेश किया। नोटिस में पोस्ट हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की गई है। बीजेपी को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर संदीप दीक्षित ने मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है। सीजेआई सूर्यकांत की फटकार के एक दिन बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने छात्रों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके किसी बयान या पत्र से छात्रों की भावनाएं आहत हुई हो तो उन्हें इसका अफसोस है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब नलसार के कुछ छात्रों ने दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस सूर्यकांत को अतिथि बनाए जाने पर सवाल उठाए थे। इसके बाद बीसीआई ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की और 2026 बैच के नामांकन पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से रोकते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध और असहमति जताना छात्रों का अधिकार है। अब बीसीआई ने भी अपना रुख नरम करते हुए बातचीत और सम्मान के जरिए विवाद सुलझाने पर जोर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन पर तुम्हारे पिता कहां हैं टिप्पणी करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने विधानसभा में विवादित बयान दिया। उनकी टिप्पणी को विजय की मां पर निशाना माना गया, जिसके बाद टीवीके ने कड़ी आपत्ति जताई। टीवीके ने नागेंद्रन के बयान को अपमानजनक बताया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी उनकी आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक बहस नीतियों और सरकार के कामकाज तक सीमित रहनी चाहिए। परिवार और खासकर के महिलाओं को निशाना बनाना गलत है। विवाद बढ़ने पर नागेंद्रन ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनका किसी को निशाना बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में कथित बदसलूकी और सुरक्षा में चूक को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है।
महुआ का आरोप है कि उन्हें नदिया के सर्किट हाउस में कमरा देने, चेक इन कराने और खाना परोसने के बाद देर रात अचानक कमरा खाली करने के लिए कहा गया। महुआ के मुताबिक रात करीब 9:47 पर एक अधिकारी ने उन्हें फोन कर कमरा खाली करने को कहा और बताया कि आदेश ऊपर से आया है। इसके बाद उन्हें एक प्रशासनिक आदेश भेजा गया। महुआ का कहना है कि जब उन्होंने जाने से इनकार किया तो सर्किट हाउस के बाहर भीड़ जमा हो गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए। महुआ ने इसे महिला सांसद की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। उन्होंने स्पीकर से हस्तक्षेप की मांग की है और जरूरत पड़ने पर विशेषाधिकार प्रस्ताव तथा अदालत जाने की भी बात कही। प्रशासन की ओर से फिलहाल इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अटल जी को असाधारण दूरदृष्टि वाला नेता बताते हुए कहा कि उनका नेतृत्व, सुशासन और देश सेवा की भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। शाह ने उन्हें महान देशभक्त बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी ने अपने विचारों और कार्यों से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया और हमेशा राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने उनके सुशासन, राष्ट्र सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया। भारत में सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले कंटेंट को लेकर मेटा की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मेटा की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच भारत में इंस्टाग्राम पर हेट स्पीच के करीब 30% मामलों में ही कंपनी ने यूजर की शिकायत से पहले खुद कार्रवाई की। फेसबुक पर यह आंकड़ा 32.95% रहा। वहीं दुनिया भर में इंस्टाग्राम पर यह दर करीब 83.9% और फेसबुक पर 74% थी। जून 2026 में भारत में इंस्टाग्राम पर हेट स्पीच की प्रोएक्टिव दर घटकर 22.3% रह गई, जबकि जून 2025 में ये 82.2% थी। बुलिंग और हैरेसमेंट में भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। मई 2026 में इंस्टाग्राम पर हेट स्पीच की प्रोएक्टिव दर सिर्फ 8% रही। इसके बाद इसका मतलब है कि मेटा को ऐसे कंटेंट का पता खुद लगाने में दिक्कत हो रही है और वो यूजर रिपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है। भारत मेटा के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कंपनी नफरत और हिंसा फैलाने वाले कंटेंट को समय रहते पहचान पा रही है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अजीजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ट्रंप को हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर धमकियां देने के बजाय अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुरक्षा की चिंता होने पर ट्रंप को खाने के ट्रक में छिपना पड़ सकता है। दरअसल ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कही थी। इसके बाद ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। हालांकि व्हाइट हाउस ने बाद में कहा कि ट्रंप ने तो ये बात मजाक में कही थी। ईरान का दावा है कि मार्च में 2 सुखोई 24 लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद 3 पायलट जिंदा पकड़े गए थे और वो अब भी कतर की हिरासत में हैं। ईरान ने उनकी स्थिति की जानकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC से मदद मांगी है। कतर ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए 2 ईरानी विमानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद खोज अभियान चलाया गया, जिसमें केवल एक पायलट के अवशेष मिले। कतर का कहना है कि बाकी 3 पायलटों के जिंदा होने या हिरासत में होने का कोई सबूत नहीं है। ईरान और कतर के दावों में बड़ा अंतर है। फिलहाल तीनों पायलटों की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अब नजर ICRC की संभावित जांच पर है। फिलहाल 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 11 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.